हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं जुलाई 2023 के करंट अफेयर को। इस करंट अफेयर श्रृंखला के अंतर्गत ये हमारा तीसरा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर के अंतर्गत यह पार्ट सेकंड होगा, जिसमें पार्ट फर्स्ट में अर्थव्यवस्था के कुछ टॉपिक को कवर अप किया हुआ है। ये पार्ट सेकंड है, जिसमें जो टॉपिक बचे हुए हैं उनको कवर करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक के साथ, जिसमें आता है कॉरपोरेट ऋण बाजार के संदर्भ में, कि कॉरपोरेट ऋण बाजार से संदर्भ में क्या समसाम की घटना रही, इनके संदर्भ में विस्तृत में परिचर्चा करते हैं। हाल ही में सेबी ने कॉरपोरेट ऋण बाजार में विकास फंड को शुरू करने के लिए एक फ्रेमवर्क जारी किया हुआ है। तो यह है किसके द्वारा जारी किया गया है? सेबी के द्वारा, जिससे संबंधित तथ्यों के संदर्भ में देखते हैं कि कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास फंड के बारे में कि इसका गठन एक वैकल्पिक निवेश फंड के रूप में किया गया है, जिसके तहत बाजार में संकट या दबाव के दौरान निवेश ग्रेड वाले कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों को खरीद की जाएगी। अब जानते हैं वैकल्पिक निवेश फंड के बारे में कि यह होता क्या है। वैकल्पिक के निवेश फंड एक निजी तौर पर एकत्र किए गए फंड होते हैं, जिन्हें भारत में निवेश करने के लिए स्थापित या निगमित किया जाता है। ऐसे फंड के लिए आवश्यक धनराशि अनुभवी निवेशकों जैसे एंजल निवेशक से जुटाई गई से राशि जो या वेंचर कैपिटलिस्ट से जो राशि जुटाई जाती है उसके संदर्भ में है। फिर जानते हैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड के बारे में। यह एक प्रकार की रेटिंग होती है जो यह दर्शाती है कि जो नगरपालिका या कॉरपोरेट बॉन्ड में डिफॉल्ट का जोखिम बहुत कम है, इसको यह दर्शाती है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग पाने के लिए एक कंपनी को BBB या उससे उच्च रेटिंग मिलनी चाहिए, इसके संदर्भ में। अब जानते हैं CDMDF को शुरू करने के उद्देश्य के बारे में, जो प्रायः बाजार में संकट या दबाव के दौरान ऋण बाजार को कई दबावों का सामना करना पड़ता है, और ऐसे संकट में सबसे पहले खुले बाजार में बॉन्ड्स या प्रतिभूतियों की बिक्री होने से लगती है, जिसमें तरलता संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। साथ ही ये ऐसे समय में ही निवेश ग्रेड वाली कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों की खरीद कर तरलता प्रदान करके बाजार की मदद करेगी। जिस प्रकार संकट आने पर RBI बैंकों के लिए तरलता उपलब्ध कराता है, और उसी प्रकार फंड कॉरपोरेट ऋण बाजार की भी मदद करता है। योगदान के संदर्भ में कि योगदान में कुछ विशेष ऋण उन्मुख म्यूचुअल फंड योजनाओं और परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों के लिए इस फंड में योगदान करना अनिवार्य होगा। अब आता है ऋण उन्मुख म्यूचुअल फंड योजना के बारे में, जो निश्चित आय वाले निवेश वाले लिखतों जैसे सरकार या कॉरपोरेट द्वारा जारी ऋण या बॉन्ड प्रतिभूतियां जो मुद्रा बाजार लिखित आदि में निवेश करने वाले म्यूचुअल फंड स्कीम्स को ऋण उन्मुख म्यूचुअल फंड कहा जाता है। इसकी अवधि 15 वर्ष होगी, जिसमें सेबी के निर्देशों के अनुसार इसे विस्तारित किया जाएगा। अब आता है कॉरपोरेट ऋण बाजार के बारे में कि यह होता क्या है। ये वैसे ऋण बाजार होते हैं जो प्रायः बॉन्ड बाजार या फिक्स्ड इनकम मार्केट या क्रेडिट मार्केट कहा जाता है। यहाँ होने वाले सभी कारोबार और जारी की जाने वाली ऋण प्रतिभूतियों में सामूहिक रूप से ऋण बाजार शब्द का उपयोग होता है, और ऋण बाजार को मोटे तौर पर सरकारी ऋण या बॉन्ड बाजार और कॉरपोरेट ऋण बाजार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें संदर्भ में इशू जारी करने के संदर्भ में आता है कि यह कंपनियां प्राय अपने कामकाज को बढ़ाने, नए उत्पाद बनाने या नए विनिर्माण सुविधाएं खोलने के लिए कॉरपोरेट बॉन्ड जारी करती हैं। इनकी प्रकृति कॉरपोरेट बॉन्ड आमतौर पर लंबी अवधि के ऋण लिखित होते हैं, जिनकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से अधिक होती है। विनिमय के संदर्भ में कॉरपोरेट ऋण बाजार के लिए विनिमय का अधिकार सेबी के पास होता है। 2002 में सेबी और RBI के बीच नियामकीय क्षेत्राधिकार को प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम 1956 में संशोधन करके स्पष्ट किया गया था, और इसके बाद मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूतियों आदि में RBI के विनियामकीय क्षेत्राधिकार में स्पष्ट रूप से लाया गया था। भारत में बॉन्ड बाजार की स्थिति को जाने तो इसमें मार्च 2022 में भारत में आउटस्टैंडिंग कॉरपोरेट बॉन्ड्स GDP के लगभग 17% के बराबर था, और अन्य उभरती हुई एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए ये आंकड़े काफ़ी अधिक होते हैं, जैसे साउथ कोरिया में 80% से अधिक, मलेशिया में 50% से अधिक और चीन में 40% रहे हैं। अब जानते हैं कॉरपोरेट ऋण बाजार के महत्व के बारे में, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि निवेश के लिए आवश्यक है, जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में इस बात पर बल दिया गया है कि भारत को उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था में निवेश आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की जरूरत है। फिर आता है संसाधनों के कुशल आवंटन के संदर्भ में कि यह कॉरपोरेट हेतु लागत प्रभावी ढंग से धन जुटाने और बैंक वित्त पर निर्भरता कम करने के लिए अतिरिक्त मांग के रूप में कार्य करता है। कॉरपोरेट बैलेंस शीट में सुधार के संदर्भ में कि यह अच्छी तरह से विकसित कॉरपोरेट ऋण बाजार से वाणिज्यिक उधारी पर कॉरपोरेट जगत की निर्भरता में कमी आती है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसी बीच पर अधिक निर्भरता को अस्थिरता का
सूचक भी माना जाता है। लघु एवं मध्यम उद्यमों का वित्तीय समावेशन के संदर्भ में कि यह लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए पूंजी की लागत को कम कर सकता है, साथ ही उनकी कार्यप्रणाली अधिक बाह्य निगरानी या जांच के कारण पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकता है। वित्तीय स्थिरता के संदर्भ में देखें तो इससे बैंकों की बजाय बाजार से ऋण मिलता है, इसलिए दीर्घकालिक पूर्तिगत ऋण के मामले में बैंकों का दबाव कम पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप बैंक दीर्घकालिक पूंजीगत ऋण वाले जोखिम से बच जाते हैं और उन्हें परिसंपत्ति देयतानुपात में अधिक उथल पुथल की संभावना भी कम हो जाती है। अब आता है भारत में कॉरपोरेट ऋण बाजार से जुड़ी समस्याओं के बारे में, जिसमें पहली आती है क्रेडिट रेटिंग के संदर्भ में कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की क्रेडिट रेटिंग प्रक्रिया में प्रणालीगत खामियां मौजूद होती हैं, जैसे मानकीकरण, पारदर्शिता आदि की कमी। इसके परिणाम स्वरूप बॉन्ड जारी करने वाले CRA के साथ मिलकर पूरी प्रक्रिया को दूषित कर देते हैं। इससे बॉन्ड बाजार में निवेश करने के लिए खुदरा निवेशकों को भरोसा टूट जाता है। बॉन्ड जारी करने के तरीके के संदर्भ में केस में अधिकांश कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार के कुछ गिने चुने भागीदारों के लिए जारी किए जाते हैं, जो सामान्य जनता के लिए खुले नहीं होते हैं, और इस प्रकार के कॉरपोरेट ऋण बाजार में बाधा आती है। तरलता संबंधी बाधाओं में देखते हैं कि इसमें जारीकर्ता और निवेशकों की कम संख्या तथा मानकीकृत बाजार संकेतकों के अभाव के चलते उच्च तरलता वाले कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार का पूरा विकास नहीं हो पाता है। सरकारी प्रतिभूतियों के प्रभुत्व के संदर्भ में देखते हैं कि यह क्लीयरिंग कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया और सेबी के अनुसार मार्च 2022 में बकाया कॉरपोरेट ऋण बाजार या बकाया सरकारी प्रतिभूतियों का लगभग 30% होता है। आगे की राह में देखते हैं कि अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में सुधार और क्रेडिट रेटिंग प्रक्रिया में बदलाव करना होता है। क्रेडिट रेटिंग कार्य में शामिल सभी संस्थाओं के CRA के साथ पंजीकरण बनाया जाना चाहिए। क्रेडिट रेटिंग मिल जाने के बाद से जारीकर्ता द्वारा रेटिंग शॉपिंग में बचने के लिए सभी क्रेडिट रेटिंग को अनिवार्य रूप से प्रकाशित किया जाना चाहिए। और RBI के अनुसार जब कोई कंपनी या खराब रेटिंग मिलने के 3 महीने के भीतर किसी अन्य एजेंसी से समान या बेहतर रेटिंग प्राप्त कर लेती है तो इसे रेटिंग शॉपिंग कहा जाता है। बाजार सूचना की उपलब्धता में सुधार करने के संदर्भ में कि यह बैंकों, वित्तीय संस्थानों के विश्वसनीय जारीकर्ताओं को बॉन्ड जारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें BSE, सेंसेक्स और निफ्टी 50 जैसी इक्विटी सूचकांक की तर्ज पर ऋण बाजार सूचकांक का निर्माण करने की आवश्यकता होती है। निवेशक आधार का विस्तार करने के संदर्भ में किया ब्याज से प्राप्त आय आदि के अतिरिक्त कर छूट प्रदान करने, खुदरा निवेशकों, क्वालिफाइड संस्थागत निवेशकों सहित अन्य की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाना चाहिए और निवेशकों को विश्वास को बढ़ाने के लिए और बैंकों और वित्तीय संस्थानों की दिवाला और सुधर क्षमता की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना चाहिए। इसके संदर्भ में अब आता है खान और खनिज संशोधन विधेयक 2023 के बारे में। हाल ही में संसद ने खान और खनिज संशोधन विधेयक 2023 को पारित किया हुआ है। इससे संबंधित तथ्यों में देखते हैं कि यह विधेयक खान और खनिज विकास या विनिमय अधिनियम 1957 में संशोधन करेगा और यह खनिज क्षेत्रों में कई प्रकार के सुधार लाने के लिए 2015 में MMDR अधिनियम में व्यापक संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना की गई है। इस क्षेत्र में अन्य सुधारों के हेतु अधिनियम को 2016, 2020, 2021 में संशोधित किया गया है। इन सुधारों में शामिल है, पहला आता है कैप्टिव या मर्चेंट खानों के बीच अंतर को समाप्त करना। दूसरा आता है खनिज खनन लाइसेंस या लीज के हस्तांतरण पर लगे प्रतिबंध को हटाना है। अब जानते हैं अन्य सुधारों की जरूरत क्यों पड़ी। इसमें आता है पहला कि महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और खनन बढ़ाने की जरूरत होती है और इसमें स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को देखते हुए क्रिटिकल खनिजों की महत्व बढ़ गया है। खनन क्षेत्र में सीमित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुए हैं, जिसमें खनन अन्वेषण क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से 100% FDI की अनुमति देने के बावजूद यह स्थिति देखी गई है। अब आता है संशोधन विधेयक 2023 के मुख्य प्रावधान के बारे में, जिसमें आता है कि गहराई में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अन्वेषण लाइसेंस की शुरुआत की गई है, जिसमें लाइसेंस के संदर्भ में देखते हैं कि यह महत्वपूर्ण और गहराई में पाए जाने वाले खनिजों का पता करने के लिए संभावित स्थल की जांच और सर्वेक्षण करने की अनुमति देगा। नीलामी के संदर्भ में कि यह MMDR अधिनियम की 7वीं अनुसूची के सूचीबद्ध खनिजों के लिए नीलामी के द्वारा अन्वेषण लाइसेंस दिया जाएगा। यह 7वीं अनुसूची में 29 खनिज शामिल हैं, जिसमें लिथियम युक्त खनिज, तांबा युक्त खनिज और पोटास या जस्ता युक्त सन खनिज शामिल होते हैं।
अन्वेषण लाइसेंस की वैधता के संदर्भ में कि यह लाइसेंस 5 वर्ष के लिए दिया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार के पास आवेदन कर लाइसेंस के 2 अतिरिक्त वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। खनन पट्टे के संदर्भ में इसमें लाइसेंस धारक द्वारा खोजे गए ब्लॉक को निर्धारित समय सीमा के भीतर खनन पट्टे हेतु देने के लिए नीलाम किया जाता है और इससे राज्य सरकारों को बेहतर राजस्व प्राप्त हुआ। अन्वेषण एजेंसी खनन पट्टे धारक द्वारा दिए प्रीमियम के एक हिस्से के पाने की हकदार होती है। परमाणु खनिज की सूची में शामिल 12 खनिजों में से 6 खनिजों को बाहर कर दिया गया है। जानते हैं उन खनिजों के बारे में जिसमें परमाणु खनिजों की सूची से कुल खनिजों को बाहर किया गया है, जो MMDR की पहली अनुसूची के भाग बी में सूचीबद्ध 12 परमाणु खनिजों की सूची से 6 खनिजों को हटाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें खनिज शामिल है जिसके अंतर्गत शामिल नहीं किए गए सब खनिज है बेरिल या बेरियम युक्त खनिज, लिथियम युक्त खनिज, नियोबियम युक्त खनिज, टाइटेनियम युक्त खनिज और एक्स टेंटेलियम युक्त खनिज, जर्कोनियम युक्त खनिज और अयस्क इसके अंतर्गत 6 प्रमुख खनिज हैं। इस सूची में खनिजों को अंतरिक्ष अन्वेषण, इलेक्ट्रॉनिक सूचना और संचार आदि के उपयोग किया जाता है और ये भारत की नेट जीरो उत्सर्जन प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण खनिजों के खनन हेतु निजी क्षेत्र की अनुमति देना होता है, जिसमें खनिजों के परमाणु खनिजों की सूची की में शामिल होने में उसका खनन और अन्वेषण सरकारी उपक्रमों के लिए आरक्षित हो जाता है और इन खनिजों को परमाणु खनिज की सूची से हटाने के लिए निजी क्षेत्र को द्वारा इसकी खोज करने और खनन करने का कार्य किया जा सकता है। महत्वपूर्ण खनिजों को खनन लाइसेंस या पट्टे पर देने वाली नीलामी का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को दिया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार की भूमिका को देखें तो इसमें नए संशोधनों में केंद्र सरकार को MMDR अधिनियम की पहली अनुसूची के नए भाग डी में सूचीबद्ध कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के खनिज पट्टे समेकित लाइसेंस की नीलामी का विशेष अधिकार दिया जाता है, जिसमें पहली अनुसूची के भाग डी में महत्वपूर्ण खनिज की सूची में शामिल खनिज है, जिसमें टंगस्टन, कैडमियम, दुर्लभ भूतत्व खनिज समूह के खनिज, उर्वरक खनिज और परमाणु खनिजों की सूची से बाहर किए गए खनिज आते हैं। और राज्य सरकार की भूमिका के अंतर्गत आता है कि इसमें भले ही महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी केंद्र सरकार करेगी, लेकिन यह सफल बोलीदाताओं को इन खनिजों के लिए खनन पट्टा अथवा समेकित लाइसेंस केवल राज्य सरकार को ही प्रदान किया जाता है। साथ ही राज्य सरकार को नीलामी प्रीमियम और अन्य वैधानिक भुगतान प्राप्त होते रहेंगे। इसके प्रभाव को देखते हैं तो इसमें आता है विदेशी प्रभाव और उद्यमिता के संदर्भ में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उपयुक्त संशोधनों से देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और नई खनन कंपनियों को आकर्षित करने के लिए अनुकूल वैधानिक परिवेश तैयार होगा, निजी क्षेत्रों की भागीदारी होगी तथा प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी, जिससे विभिन्न राज्यों की नीलामी के लिए कुल खनिज 107 खनिज ब्लॉक सौंपे जाएंगे और इसमें से राज्य सरकारों को अब तक 19 ब्लॉक की ही नीलामी की गई है। आयात पर निर्भरता में कमी आएगी तथा इसको निष्कर्ष के तौर पर देखते हैं कि यह आर्थिक समृद्धि, जलवायु संबंधी कार्रवाई, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खनिज काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए इन खनिजों की खोज और खनन और विवेकपूर्ण उपयोग से समझौता नहीं किया जा सकता है। अब आता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के बारे में। हाल ही में ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में मनरेगा संबंधित समस्याओं का प्रकाश डालते हुए इसके समाधान हेतु कुछ सिफारिशें की गई हैं। आप जानते हैं मनरेगा से स्मरणीय तथ्यों के बारे में, जिनमें सबसे पहले उसके प्रकार, उद्देश्य और लाभार्थी और क्रियान्वयन के बारे में देखते हैं। इसके प्रकार में देखते हैं कि यह केंद्र प्रायोजित योजना है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। फिर इसका उद्देश्य अकुशल लोगों तथा मैनुअल वर्क के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में पूरक आजीविका को एक कानूनी अधिकार बनाया गया है तथा लाभार्थी के संदर्भ में कि इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वासरत परिवारों के 18 साल से अधिक के सभी वयस्क सदस्य और डोर टू डोर सर्वेक्षण के जरिए इसमें शामिल होते हैं। और क्रियान्वयन, इसका क्रियान्वयन ग्राम सभा यह तय करती है कि किन कार्यों को प्राथमिकता दी जानी और ऐसे कार्यों को सोशल ऑडिट भी ग्राम सभा करती है। इसके संदर्भ में अब आता है कि इस योजना से संबंधित कि मनरेगा से संबंधित प्रमुख समस्याओं के बारे में, जिसमें पहली आती है अपर्याप्त आवंटन और मजदूरी भुगतान में देरी में। पहली आती है बजटीय आवंटन में कटौती के संदर्भ में। यह 2020-21 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में 34% की कम बजट की आवंटन किया गया था। मजदूरी में भुगतान में देरी में यह देरी मुख्यतः अवसंरचना संबंधी बाधाओं, फंड्स की कमी, प्रशासनिक लापरवाही के कारण होती है।
फिर आता है मुआवजा नहीं दिया जाना कि भुगतान के विभिन्न चरणों में होने वाली देरी की सही गणना नहीं होती और इसके कारण वेतन में विलंबित भुगतान हेतु कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। संस्थागत समस्याओं में आता है कि पंचायती राज संस्थाओं की अपर्याप्त क्षमताएं, पीआरआई के पास विशेष रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर पर्याप्त प्रशासनिक और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं होते और संसाधनों की इस कमी के कारण योजना की तैयारी, मंजूरी, निगरानी, सामाजिक लेखा परीक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आय स्पष्ट जवाबदेही के संदर्भ में क्या वित्त पोषण करने वाली एजेंसी, जिसमें केंद्र और केंद्र कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियां राज्य एवं स्थानीय सरकार अलग अलग होती हैं और इसलिए जवाबदेही के संदर्भ में भी अस्पष्टता बनी रहती है। प्रशासनिक शिकायत जांच अधिकारी अर्थात लोकपाल की नियुक्ति न होने तक, जिसमें फरवरी 2022 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार लोकपाल की 715 संभावित नियुक्तियों में से 263 की ही नियुक्ति किए गए हैं। प्रणालीगत समस्याओं में आती है कि प्रणालीगत समस्याओं में CPIAL के आधार पर मजदूरी निर्धारण से संबंधित समस्याएं होती हैं, जो कृषिगत मजदूर, मनरेगा कामगार द्वारा किए जाने वाले कार्य अलग अलग होते हैं। इससे न्यूनतम मजदूरों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण मजदूर के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। जॉब कार्ड्स बनाने से संबंधित भ्रष्टाचार, डिजिटल डिवाइड के कारण डिजिटल हाजिरी लगाने और आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम आदि के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फिर आता है महिलाओं से जुड़ी समस्याओं में आता है कि यह कार्यस्थल पर बाल देखभाल सुविधाओं और अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी, जैसे सुरक्षित पेयजल, साफ सफाई और सुरक्षित संबंधी सेवाओं तक पहुंच होना, कम जागरूकता का होना कि योजना के तहत प्रक्रियाओं तथा अधिकारों के संबंध में जागरूकता का अभाव होना तथा सरकार द्वारा किए गए हालिया सुधार में आता है कि पहला आता है डिजिटलाइजेशन के अंतर्गत पहली आती है डिजिटल हाजिरी का होना, जिसके अंतर्गत मनरेगा के तहत सभी कार्यस्थलों में जहां व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाओं और परियोजनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप की सहायता से श्रमिकों की हाजिरी दर्ज किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित निर्माण योजना में वाटर सेट डेवलपमेंट सिद्धांतों पर आधारित ग्राम पंचायतों का एक समग्र योजना है, जिसके तहत GIS का उपयोग किया जा रहा है। सिक्योर के अंतर्गत यह मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों के आकलन, तैयारी और मंजूरी के लिए विकसित किया गया एक ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है। जियो मनरेगा के तहत इसमें मनरेगा के तहत निर्मित संपत्तियों के जियो टैग प्रदान किया जाता है, जिसका उद्देश्य परिसंपत्तियों का प्रभावी लेखा परीक्षा सुनिश्चित करना होता है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना होता है। डिजिटलीकरण से संबंधित अन्य प्रयास में कि उदाहरण के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, प्रबंधन सूचना प्रणाली और शिकायतों के सुचारू रिपोर्टिंग और उनके वर्गीकरण के लिए लोकपाल ऐप जैसे प्रयास किए गए। अन्य योजनाओं के साथ समन्वय में देखते हैं कि यह समग्र प्रभावशीलता में सुधार के लिए मनरेगा एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तालमेल में देश में 300 ब्लॉकों में क्लस्टर सुविधा परियोजना शुरू की गई है। सामाजिक लेखा परीक्षा में यह सामाजिक लेखा परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रभावी लेखा परीक्षा मानकों के निर्धारण में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय का सहयोग लिया जा रहा है। अमरजीत सिन्हा समिति के गठन के संदर्भ में किया मनरेगा के तहत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आवश्यक संरचनात्मक और अन्य सुधारों की सिफारिश करने हेतु किया गया था। अन्य पहलों में इसमें आता है प्रोजेक्ट उन्नति, जिसका उद्देश्य मनरेगा में कार्यरत श्रमिकों की कौशल क्षमता को उन्नत करना है। सूखा या आपदा प्रभावित अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों या वन क्षेत्रों में निवास करने वाले जनजातीय परिवारों के लिए गारंटीकृत कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि करना है। अब आता है सिफारिशें आगे की राय में देखते हैं। इसमें आता है कि मजदूरी निर्धारण पर पुनर्विचार में कि महेंद्र देव समिति के अनुसार मजदूरी को मुद्रास्फीति के खिलाफ सुरक्षा देने के लिए CPIRL एक उपयुक्त सूचकांक है, अतः मजदूरी के निर्धारण के लिए CPIRL को अपनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर मजदूरी के भुगतान को पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए। क्षमता निर्माण के संदर्भ में कि PRI की प्रशासनिक और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करना और इसके लिए ऐसे संस्थानों को चिन्हित, संगठित या सूचीबद्ध किया जाना चाहिए जो मनरेगा के लिए प्रशिक्षण संस्थान के रूप में कार्य कर सकते हों और मनरेगा के तहत शामिल सभी परियोजनाओं की नियमित सामाजिक लेखा परीक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए और कैग द्वारा अन्य हितधारकों के परामर्श से एक ऐसा तंत्र स्थापित करना चाहिए जो ग्राम सभाओं को इसके लिए मार्गदर्शन प्रदान करे। महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में कि इसमें सरकार को अधिनियम के तहत महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण विषयों, जिसमें कार्य की प्रगति, कार्यस्थल पर सुविधाएं आदि के संबंध में नियम और दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। शासन संबंधी सुधार में कि मनरेगा का अन्य योजनाओं जैसे राष्ट्रीय वनीकरण मिशन, एकीकृत बागवानी मिशन, सड़क किनारे वृक्षारोपण आदि के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु एक संस्थागत तंत्र बनाया जाना चाहिए। यह पर्याप्त आवंटन, बजटीय आवंटन की समस्या को दूर करने और तथा योजनाओं को प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी करने में सहायता प्रदान करता है। केंद्रीय मूल्यांकन और निगरानी प्रणाली निर्माण हेतु राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एक प्रबंधन सहायता प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए, जिससे विभिन्न सुधारों जैसे परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग, डिजिटल उपस्थिति आदि का प्रभाव आकलन किया जाना चाहिए और इससे समस्याओं की पहचान करने और सुधारात्मक उपायों में मदद मिलेगी।
अब आता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में कि हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्र और पंचायती राज संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने पीएमजीएसवाई में अपनी रिपोर्ट जारी की हुई है। इस रिपोर्ट से संबंधित तथ्यों में आता है कि इस रिपोर्ट के अनुसार 31 जनवरी 2023 तक पीएमजीएसवाई फर्स्ट और पीएमजीएसवाई सेकंड के तहत निर्धारित लक्ष्यों में से क्रमशः 96.24% और 97.01% लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हुए। पीएमजीएसवाई के बारे में कि यह ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसे 2000 में शुरू किया हुआ था तथा यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना है, जिसे इसकी शुरुआत 2016 में पीएमजीएसवाई के तहत एक घटक योजना है जिसका उद्देश्य 9 राज्यों में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 44 जिलों में सड़क कनेक्टिविटी में सुधार करना है। ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा परीक्षा के संदर्भ में किया है। पीएमजीएसवाई की निगरानी के लिए स्थापित एक तंत्र है। राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी के तहत यह योजना के कार्यों के निष्पादन को राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा NRIDA के जरिए इसकी निगरानी की जाती है। पीएमजीएसवाई के चरण के बारे में कि इसका वितरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में जो फर्स्ट है उसका आरंभ 2000 में हुआ था, सेकंड 2013 में और थर्ड को 2019 में इसका आयोजन हुआ था। फर्स्ट का उद्देश्य सभी मौसम के कामगार सड़कों तक पहुंच सुनिश्चित करके सड़क संपर्क को बेहतर करना है और सेकंड का उद्देश्य जो 2003 में है इसे चयनित थ्रू रूट्स और मेजर रूल लिंक के अपग्रेडेशन के लिए आरंभ किया गया है और इससे विभिन्न राज्यों के अनुशासित प्रदेशों में 50,000 किलोमीटर की सड़क का अपग्रेडेशन लक्ष्य शामिल था। 2019 में इसका लक्ष्य थ्रू रूट्स या मेजर रूल्स लिंक का अपग्रेडेशन का जो 1,25,000 किलोमीटर के मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ना है और एक सड़क गांवों को निम्नलिखित आपस में जोड़ते हैं जिसमें ग्रामीण कृषि बाजार, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और अस्पताल आदि आते हैं। इसकी अवधि सितंबर 2022 तक रहती है। पहले की और दूसरी की थी सितंबर 2022 तक और तीसरी की भी अवधि जो है मार्च 2025 तक रहेगी। अब आता है पीएमजीएसवाई को लागू करने से संबंधित मुद्दे के बारे में कि आवंटित धनराशि खर्च की नहीं की गई है, जिससे स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2023 में तक आवंटित धनराशि में से लगभग 6800 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए हैं। भूमि अधिग्रहण से संबंधित समस्याओं में आता है कि यह 2010-2015 में बीच की अवधि के लिए कैग की एक ऑडिट रिपोर्ट जारी करती है, जिस रिपोर्ट के अनुसार 11 राज्यों में 280 करोड़ रुपए के खर्च करने के बाद 372 योजनाओं की भूमि उपलब्धता तथा भूमि विवादों के कारण बंद किया गया था। परियोजनाओं की खराब कार्यान्वयन में कि यह आवश्यक पुलाई या क्रॉस ड्रेनेज संरचनाओं के निर्माण के बिना ही पूरा किया जा सकता है और इसके कारण ये सड़कें प्रत्येक मौसम में कनेक्टिविटी के लिए उपयोगी नहीं रहती हैं। इसके अलावा पीएमजीएसवाई के चरण 3 के तहत यह मंजूरी प्राप्त सड़कों के निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है और आवंटित निधि के अन्य कार्यों में उपयोग के संदर्भ में किया कैग की रिपोर्ट के अनुसार कई राज्यों में सड़क निर्माण के लिए आवंटित निधि को रखरखाव और प्रशासनिक व्यय, वेतन या मजदूरी आदि के प्रयोग किया गया। गुणवत्ता नियंत्रण और निगरानी मूल्यांकन के संदर्भ में इसकी अनियमितताएं भी व्याप्त हैं, जैसे क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना न होना, उपकरणों की अनुपलब्धता होना, प्रशिक्षित जनशक्ति की तैनाती न होना है। इस समिति के अनुसार पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों के निर्माण में अधिक भार ढोने और वाहनों के आवागमन में ध्यान में नहीं रखा जा सकता और वर्तमान में वाहन निर्माण या वाहन गतिमेड़ सड़कों को भारी क्षति पहुंचा रहे हैं। OMMAS का IT ऑडिट जो एक डेटा को नियमित रूप से अपग्रेड नहीं किया जाता और इसके कारण प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्ट या गलत और अविश्वसनीय हो जाती है। आगे की राह में देखते हैं कि यह स्टॉप प्रशिक्षण और उनका ट्रांसफर होना है तथा यह राज्य द्वारा OMMAS पर जानकारी को अपग्रेड करना चाहिए। कार्यान्वयन एजेंसियों का होना, हितधारकों के परामर्श, गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली, अन्य कार्यों में आवंटित निधि का उपयोग रोकना और भूमि डिजिटलीकरण कार्यक्रमों को पूरा करना है। अब आता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के बारे में या नाबार्ड के बारे में कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि नाबार्ड में भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में कार्य किया हुआ है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में नाबार्ड की भूमिका को देखते हैं कि नाबार्ड का उद्देश्य एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से लक्ष्य उन्मुख पहलों की सहायता से एक सशक्त और वित्तीय रूप से समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण करना हो और इसे नाबार्ड द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं, जिसमें प्रोत्साहन एवं विकास के संदर्भ में देखते हैं कि यह देश की ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत 5 लाख करोड़ रुपए से स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें RIDF को नाबार्ड के तहत सृजित किया गया है। वाटरशेड विकास निधि या जनजातीय विकास निधि में आजीविका हेतु किए गए महत्वपूर्ण प्रयास हैं, जिसमें आता है जैसे बॉडी मॉडल जो जनजातीय जनसंख्या की आजीविका के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण
प्रयास है और इसकी मुख्य विशेषता देश के जनजातीय और गैर जनजातीय और खनन प्रभावित क्षेत्रों में संधारणीय कृषि, सामाजिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण सहित जीवन की गुणवत्ता में सुधार के माध्यमों में किसानों की आर्थिक उत्थान करना है। पुनर्वित्तीयन के संदर्भ में कि पिछले 42 वर्षों में नाबार्ड ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 20 लाख करोड़ रुपए को पुनर्वित्त प्रदान किया है और ज्ञातव्य है कि मौजूदा ऋण को चुकाने के लिए नया ऋण लेना पुनर्वित्त कहलाता है। ग्रामीण वित्तीय संस्थानों को मजबूत करने के संदर्भ में कि यह पूंजी निर्माण में के लिए नाबार्ड के जरिए लगभग 8 लाख करोड़ रुपए के ग्रामीण अर्थव्यवस्था के निवेश किया गया है तथा नाबार्ड ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निरीक्षण करता है, जिसे नाबार्ड आरसीबी तथा आरआरबी के कामकाज की देखरेख भी करता है। नाबार्ड के अतिरिक्त यह अन्य विभिन्न एजेंसियों मिलकर भारत की ग्रामीण और ऋण वितरण प्रणाली का निर्माण करता है, जिनमें वाणिज्यिक बैंक, आरआरबी, सहकारी समितियां, लघु वित्त बैंक, गैर बैंक वित्तीय कंपनियां, सूक्ष्म वित्त संस्थान, स्वदेशी बैंकर आदि शामिल होते हैं। वर्तमान संस्थागत ग्रामीण ऋण प्रणाली से संबंधित मुद्दे में कि यह ऋण वितरण में क्षेत्रीय असंतुलन होता है, भूमि जोत के आधार पर असमानता होती है तथा ऋण वित्त में लैंगिक असमानता होती है और नौकरशाही से जुड़ी बाधाएं एवं लाल फीताशाही इसके संदर्भ में इसकी प्रमुख समस्याएं होती हैं। अब आता है कि नाबार्ड के बारे में कि नाबार्ड क्या है। नाबार्ड एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन 1982 में 20 वारामन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत किया गया था। इसके संस्थापकों के कार्य सौंपे गए हैं, जिसमें कृषि ऋण से संबंधित आरबीआई के कार्य, दूसरे होते हैं तत्कालीन ऋण, कृषि या पुनर्वित्त विकास निगम के पुनर्वित्त संबंधी कार्य होते हैं। यह वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रशासित है तथा इसका स्वामित्व पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में होता है और यह ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विकास बैंक के रूप में कार्य करता है और इसका मिशन सहभागी वित्तीय और गैर वित्तीय हस्तक्षेपों के माध्यम से संधारणीय या न्याय संगत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना होता है, जो गैर कृषि ऋण संबंधी कार्य करता है और ऋण संबंधी ऋण के लिए भी कार्य करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण पैठ बढ़ाने के लिए जिसमें पहली आती है लीड बैंक योजना, दूसरी आती है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए ऋण का प्रावधान, तीसरी आती है स्वयं सहायता समूह की बैंक लिंकेज कार्यक्रम, चौथी आती है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, पांचवी आती है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसके अंतर्गत प्रमुख पहले आती है। अब आता है आगे की राय में देखते हैं कि इसके लिए लैंड लीज मार्केट होना चाहिए, जो राज्य सरकारों को नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट के आधार पर अपने कानूनी ढांचे में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि काश्तकारों किसानों को दिए जाने वाले औपचारिक ऋण में सुधार किया जा सकता है। भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण जैसे बाजार को सुव्यवस्थित करने हेतु जानकारी उपलब्ध कराने और अतिरिक्त सहायता प्रदान करने में मदद कर सकता है। क्षेत्रीय असमानता को दूर करना है, जिसमें मध्यम और पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में आरआईडीएफ के आवंटन के समय को बढ़ाया जा सकता है। क्रेडिट गारंटी में जिसमें सूक्ष्म और लघु उद्योगों के क्रेडिट गारंटी फंड की ट्रस्ट की तर्ज पर एक क्रेडिट गारंटी योजना बनाई गई है और समग्र ग्रामीण विकास के अंतर्गत इसमें अवसंरचना का निर्माण, इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान प्रणाली आदि के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए क्रेडिट प्रणाली की प्रभावकारिता और किसानों को इसकी पहुंच प्रभावित होती है। अब आता है पशुधन क्षेत्र के बारे में कि हाल ही में पशुपालन और डेयरी विकास या विभाग ने पशुधन क्षेत्र के लिए पहली क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है। इसमें पशुपालन या डेयरी विभाग ने पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसका उद्देश्य ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करना है तथा पशुधन क्षेत्र में संलग्न एमएसएमई को सुचारू रूप से ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना है। यह योजना पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के अधीन होगी, जिसमें डीएएचडी ने 750 करोड़ रुपए के क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना की हुई है और एमएसएमई को प्रदान किए जाने वाले ऋण के अधिकतम 25% भाग का क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करेगा। अब आता है पशुधन क्षेत्र के महत्व के बारे में कि यह खाद्य पदार्थों जैसे दूध, मांस, अंडे आदि की सहायता से खाद्य पोषण संबंधी सुरक्षा प्रदान करता है। यह ग्रामीण परिवारों को सहायक आय तथा भूमिहीनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह श्रम गहन क्षेत्रों को जैसे वस्त्र, चमड़ा आदि में रोजगार पैदा करता है। यह प्राथमिक क्षेत्रों में लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। जैसे उदाहरण के लिए भारत में दुग्ध क्षेत्र से जुड़े श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी लगभग 70% होती है। जैविक या एकीकृत कृषि में सहायता से कृषि के लिए जैविक खाद और जैविक खरपतवार नियंत्रण आदि से उपलब्ध कराई जाती है।
अब आता है भारत में पशुधन क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के संदर्भ में देखते हैं कि यह निम्न उत्पादकता होता है, जिसमें भारतीय मवेशियों को औसत वार्षिक दुग्ध उत्पादन जो 1172 किलोग्राम है, जो वैश्विक औसत का मात्र 50% है। पशु आहार एवं चारे की कमी होती है। पशु स्वास्थ्य के संदर्भ में कि यह क्रॉस ब्रीडिंग कार्यक्रम के खराब कार्यान्वयन, टीकाकरण के अपर्याप्त कवरेज आदि के कारण विदेशी बीमारियों के साथ साथ विभिन्न बीमारियों के प्रति पशुधन की संवेद्यता बढ़ी हुई है। पर्याप्त जानकारी न होना कि लघु एवं सीमांत किसानों के पास नवीनतम तकनीकों को अपनाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं जैसे ऋण, कृषि ऋण, जागरूकता आदि उपलब्ध नहीं होती है। राज्य द्वारा पर्याप्त सहायता न उपलब्ध न होना कि कुल कृषि जीडीपी में पशुधन क्षेत्र का योगदान 25.6% होता है, और वहीं दूसरी ओर कृषि और संबद्ध क्षेत्र पर किए जाने वाले सार्वजनिक व्यय केवल लगभग 12% ही पशुधन क्षेत्रकों को प्राप्त होते हैं। विपणन, संस्करण या मूल्य संवर्धन में किया आवश्यक संरचनाओं जैसे दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों, मांस प्रसंस्करण संयंत्रों, पशुशाव उपयोग केंद्रों आदि पर प्रभाव होता है। तथा पशुधन क्षेत्र से संबंधित एमएसएमई में कई समस्याएं जैसे वित्त तक पर्याप्त पहुंच, व्यावसायिक विशेषज्ञता की कमी और आपूर्ति श्रृंखलाओं के निम्न एकीकरण आदि का सामना करना पड़ता है, और इसके परिणाम स्वरूप उनका विस्तार क्षमता सीमित हो जाती है। पशुधन और पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग इस क्षेत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, और इन प्रभावों से हीट स्ट्रेस या तटीय क्षेत्रों में जीवों की पर्यावास की क्षति और बैक्टीरियल जनित रोगों की महामारी विज्ञान पैटर्न में परिवर्तन शामिल होता है। अब आता है AHIDF के बारे में कि यह आत्मनिर्भर भारत प्रोत्साहन पैकेज के तहत स्थापित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, सूक्ष्म या लघु मध्यम उद्यमों, किसान उत्पादक संगठनों तथा धारा 8 के अंतर्गत आने वाली कंपनियों के स्थापित करने के लिए निवेश को प्रोत्साहित करता है, और इसके अंतर्गत यह निम्नलिखित शामिल है, जिसमें आता है दुग्ध प्रसंस्करण एवं मूल्य वर्धित अवसंरचना, मांस प्रसंस्करण व मूल्य वर्धित अवसंरचना, पशु आहार संयंत्र, नस्ल सुधार प्रौद्योगिकी, नस्ल गुणन फार्म, पशु चिकित्सा या औषधि उत्पादन सुविधा केंद्रों की स्थापना, पशु फार्म के अपशिष्ट में धन प्रबंधन होता है। वित्तीय सहायता में यह ब्याज में 3% की छूट प्रदान की गई है। परियोजनाओं की कुल लागत में 90% की किसी भी अनुसूचित बैंकों या राष्ट्रीय सहकारी निगम द्वारा प्रदान किया गया है। इसके संदर्भ में अब आता है कि पशुधन क्षेत्र द्वारा सरकार के लिए द्वारा क्या पहलें की गई हैं, जिसमें पहली पहल आती है राष्ट्रीय पशुधन मिशन। इसका उद्देश्य पशु आहार, चारा विकास सहित ग्रामीण पोल्ट्री, भेड़, बकरी और सूअर पालन में उद्यमशीलता का विकास करना और नस्ल सुधार को बढ़ावा देना है। दूसरी आती है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जिसका उद्देश्य स्वदेशी गौजातीय नस्लों का विकास करना और संरक्षण करना होता है। फिर आता है पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण, जिसका उद्देश्य रोग निरोगी टीकाकरण, रोगों की निगरानी तथा पशुधन चिकित्सा संबंधी अवसंरचना को मजबूत करके पशु स्वास्थ्य में सुधार करना होता है। और फिर आती है डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता देने के संदर्भ में कि इसका उद्देश्य राज्य सहकारी समितियों और संघों को कार्यशील पूंजी प्रदान करता है। इसके संदर्भ में इसमें प्रमुख योजनाएं हैं। अब आता है कि सरकार द्वारा की गई पहलों के संदर्भ में कि सरकार द्वारा क्या पहलें की गई हैं, जैसे राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम होना, पशुधन संगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण का होना। फिर आता है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का और डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना विकास निधि। इसके संदर्भ में सरकार के द्वारा ये अन्य पहलें हों, और सरकार के द्वारा प्रमुख पहलों के संदर्भ में आती हैं राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण और डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों की सहायता, मतलब SDCFPO की सहायता है इसका, जिसका उद्देश्य राज्य सहकारी समितियों और संघों को कार्यशील पूंजी प्रदान करना होता है। अब आता है आगे की राय में देखते हैं कि पशु स्वास्थ्य में सुधार करना, जिसमें निम्नलिखित की सहायता से किया जाता है कि टीकाकरण के लिए मोबाइल वेटरनरी डिस्पेंसरी उपलब्ध कराकर, निदान या पूर्वानुमान के लिए निगरानी व्यवस्था को मजबूत करके, पशु स्वास्थ्य के लिए परंपरागत औषधीय पद्धतियों की एक सूची विकसित करके तथा वन हेल्थ के दृष्टिकोण को अपनाकर और प्रजनन नीति के पुनर्निर्धारण के संदर्भ में किया है स्वदेशी मवेशियों का चयनात्मक प्रजनन और स्वदेशी नस्लों में सुधार के लिए किसानों को शामिल करने के लिए नस्ल सुधार संगठनों की इस गठन किया गया। फॉरवर्ड लिंकेज को विकसित करने के संदर्भ में क्या है कोल्ड स्टोरेज संबंधी बुनियादी ढांचों, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, वस्त्र उद्योगों आदि की सहायता से संबंधित क्षेत्रों को जैसे ऊन, फाइबर, रेशा, मांस और दूध के लिए लिंकेज विकसित किया जाता है। इससे सार्वजनिक निजी भागीदारी जैसी अलग अलग रणनीतियों को अपनाया जा सकता है। गुणवत्ता नियंत्रण और खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में क्या उत्पादन की प्रक्रिया का मानकीकरण, जैविक कृषि का प्रमाणीकरण और जैविक पशुधन खाद्य पदार्थों का उत्पादन आदि होता है।
संस्थागत सुदृढ़ीकरण के संदर्भ में कि इकोनॉमी ऑफ स्केल के विकास और जमीनी स्तर पर सामाजिक बुनियादी ढांचों और सेवाओं को मजबूत करने हेतु सरकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। अब आता है कृषि उपज के मूल्य निर्धारण के संदर्भ में कि हाल ही में टमाटर की खुदरा कीमत में तीव्र वृद्धि देखी गई है। इसमें कृषि वस्तुओं की कीमतों और उनकी मूल्य स्थिरता पर चर्चा शुरू हो गई। टमाटर की कीमतों में वृद्धि हेतु उत्तरदायी कारक के संदर्भ में आता है, जैसे पहला, अनियमित मौसमी दशाओं का होना कि उत्तरी राज्यों में ग्रीष्म ऋतु में अपेक्षाकृत उच्च तापमान और असामान्य रूप से तेज वर्षा के कारण टमाटर की पैदावार प्रभावित हुई है। फिर आता है अप्रैल मई के दौरान टमाटर की कीमतों में कमी के संदर्भ में कि यह कई किसानों में टमाटर की फसलों में बीज छोड़ दिया जाता है और उनके पास जो उपज थी उसे जल्द से जल्द बेच दिया गया। इसके कारण टमाटर पहले ही बहुतायत में कम था, किंतु बाद में इसकी कमी आई। विभिन्न स्थानों पर किसानों ने ऊंची कीमतों में अन्य फसलों की ओर रुख कर लिया है, जैसे उदाहरण के लिए कर्नाटक के कोलार जिले में कई किसानों ने बीन्स की खेती शुरू कर दी है। वायरस के प्रभाव के संदर्भ में कि महाराष्ट्र में टमाटर का फसल जो कुकुम्बर मोजिक वायरस के हमले से प्रभावित हुई है, वहीं कर्नाटक और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में फसल टोमेटो मोजिक वायरस से प्रभावित हुई है। यदि यह शीघ्र ही पर्याप्त उपचार नहीं किए गए तो दोनों लगभग 100% फसलों को क्षति पहुंचा सकते हैं। अब आता है भारत में टमाटर के उत्पादन के बारे में, जिसमें मौसम और राज्यों के संदर्भ में देखते हैं कि भारत में टमाटर के दो महत्वपूर्ण फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें रबी की फसल और खरीफ की फसल में रबी की फसल में मुख्य रूप से इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में उगाई जाती है और खरीफ की फसल में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में उगाई जाती है। खेती के अतिरिक्त क्षेत्रों को देखते हैं कि यह रबी मौसम के अनुसार यह 5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि टमाटर की खेती की जाती है और वहीं खरीफ मौसम के दौरान यह 8 से 9 हेक्टेयर भूमि पर टमाटर की खेती की जाती है। अब आता है टोमेटो मोजिक वायरस और कुकुम्बर मोजिक वायरस के बारे में, जिसमें प्रभावित होने वाली फसलें होती हैं, जिसमें टमाटर, तंबाकू, मिर्च और कुछ सजावटी फसलें होती हैं। और कुकुम्बर मोजिक के वायरस में खीरा, खरबूजा, बैगन, टमाटर, गाजर, सैलरी, कुकुरबिट्स और सजावटी पौधे आते हैं। इसका प्रसार मुख्य रूप से संक्रमित बीजों जो टोमेटो मोजिक वायरस है उनका संक्रमित बीजों, पौधे तथा कृषि उपकरणों से फैलता है और इसके अलावा यह नर्सरी श्रमिकों में हाथों से भी प्रसारित होता है। और कुकुम्बर मोजिक वायरस में यह एफिड्स या रस चूसने वाले कीटों से फैलता है, जो उच्च तापमान की स्थितियां और उसके बाद रुक कर होने वाली वर्षा एफिड्स में वृद्धि करती है तथा मानव स्पर्श से फैलने की संभावना को बहुत कम होती है। इसके संदर्भ में इसके लक्षण पुरानी पत्तियां विकृत हो जाती हैं तथा नई पत्तियां मुड़ जाती हैं। फल में नेक्रोटिक धब्बे बन जाते हैं, जिससे फल अधिक पक जाता है और ऊपर या नीचे पत्तियों में विकृति उत्पन्न होती है, जिसमें बीज की पत्तियां अपेक्षाकृत दोष रहित होती हैं और यह पौधे में बौनेपन और कम उत्पादन के कारण बनता है। उनका उपचार पर्याप्त जैव सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बीज का उपचार करना होता है और नए रोपण से पहले खरपतवार को साफ करना होता है। यह पौधों को शीघ्र असर करने वाले कीटनाशकों या खनिज तेल के छिड़काव करके एफिड्स को रोकथाम करती हैं। अब आता है कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारण के संदर्भ में, जिसमें आता है फार्म गेट या सीधे खेत से कि किसानों की विक्रय मूल्य, लोड, कंसोलिडेशन या पैकिंग की लागत, एग्रीगेटेड का मार्जिन होता है। प्राथमिक बाजार के संदर्भ में मंडी शुल्क या कंसोलिडेटर एग्रीगेटर का मार्जिन, सामग्री का प्रबंधन करने के लिए श्रम होता है। टर्मिनल मार्केट के संदर्भ में कि सामग्री का प्रबंधन करने के लिए श्रम शुल्क या कमीशन थोक विक्रेता का मार्जिन होता है। खुदरा या फुटकर विक्रेता के संदर्भ में कि यह फुटकर पर किए गए अपव्यय की लागत, अंतिम छोर पर पहुंचाने के लिए फिर से पैक करने की लागत या खुदरा व्यापारियों को मार्जिन होती है। अब आता है कृषि उपज के मूल्य निर्धारण में चुनौतियों के संदर्भ में किया है। पहला आता है जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कि जलवायु कारकों में अत्यधिक परिवर्तनशीलता के कारण कृषि उपज प्रभावित होती है। इसका कृषि क्षेत्र उपज उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इनपुट सब्सिडी और मुद्रास्फीति के संदर्भ में या इनपुट सब्सिडी में उतार चढ़ाव और उच्च मुद्रास्फीति की व्यापकता क्रॉप पैटर्न को प्रभावित करती है तथा इनपुट सब्सिडी में उर्वरक, बीज या विद्युत आदि के लिए दी जाने वाली सब्सिडियां शामिल होती हैं। एमएसपी खरीद प्रक्रिया में विकृति के संदर्भ में कि 22 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है, लेकिन वास्तविक रूप से यह केवल चावल और गेहूं की ही बड़े पैमाने पर खरीद की जाती है। इसके परिणामस्वरूप किसानों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही एमएसपी का लाभ उठा पाता है। फसल रोग के संदर्भ में देखते हैं कि यह विभिन्न रोगों के कारण यह फसल नष्ट हो जाती है। यह निम्न
परिसंपत्ति या गुणवत्ता वाली उपज प्राप्त होती है। इससे फसल की कीमत में उतार चढ़ाव होता है। वैश्विक बाजार के प्रभाव पड़ता है, जैसे रूस यूक्रेन संघर्ष, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं जैसे भू राजनीतिक परिवेशों के कारण मांग और आपूर्ति में तेजी से परिवर्तन हो सकता है। उपलब्ध अवसंरचना या प्रौद्योगिकी में कि यह निम्नलिखित कारक बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव के कारण बनती है, जैसे मशीनीकरण, उपकरणों का कम प्रचलन, मौसम के आंकड़ों का उपयोग, वैज्ञानिक उत्पादन के तरीके, फसल कटाई के बाद अवसंरचना तथा प्रसंस्करण और परिवहन संबंधी सुविधाएं आदि होता है। मूल्य निगरानी और नियंत्रण के लिए तंत्र के बारे में कि मूल्य निगरानी प्रभाग आता है, जिसमें उपभोक्ता मामले के विभाग के तहत गठित मूल्य निगरानी प्रभाग चयनित आवश्यक वस्तुओं की कीमत के साथ होता है, जिसमें मूल्य की स्थिति विश्लेषण करता है और निवारक उपाय करने के लिए अग्रिम फीडबैक भी देता है। कमोडिटी विशिष्ट बाजार हस्तक्षेप योजनाओं को लागू करता है ताकि अस्थायी राहत दी जा सके। यह केंद्र में 22 आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों की निगरानी 750 मूल्य निगरानी केंद्रों की स्थापना लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसका अर्थ होता है कि लगभग प्रत्येक जिले में एक पीएमसी का स्थापना की जाएगी। ऑपरेशन ग्रीन्स के बारे में, यह ऑपरेशन ग्रीन की तर्ज पर शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य किसान उत्पादित संगठनों, कृषि लॉजिस्टिक प्रसंस्करण सुविधाओं तथा पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाता है और इससे टमाटर, प्याज, आलू सहित शीघ्र खराब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया जाता है। अब आता है मूल्य निगरानी के लिए 22 अन्य वस्तुओं के बारे में, जिसमें खाद्यान्न में देखते हैं कि चावल, गेहूं, आटा आता है। दालों में चना, तुअर, उड़द, मूंग, मसूर आती है। खाद्य तेल में मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, वनस्पति सोयाबीन का तेल, सरसों, सूरजमुखी का तेल और पाम ऑयल आता है। सब्जियों में आलू, प्याज, टमाटर और अन्य सब्जियों में गुड़, चीनी, गुड़, दूध, चाय, नमक आता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में केंद्र सरकार ने कुछ वस्तुओं के उत्पादन, उनकी आपूर्ति, वितरण, व्यापार और वाणिज्य को नियंत्रित करने का अधिकार दिया है। इस अधिनियम के तहत बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों, उपलब्धता को विनियमित करने के लिए उनकी भंडारण सीमा को निर्धारित किया गया। अब आता है कि इसके संदर्भ में खाद्य कृषि जिंसों में कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति मांग संबंधों में प्रतिकूल परिवर्तन में, जिसमें आपूर्ति और मांग में देखते हैं कि आपूर्ति संबंधी आघात, प्रतिकूल मौसम की स्थिति, जलवायु परिवर्तन होता है। भंडारण में गिरावट आनी होती है। फसलों की उत्पादकता में धीमी वृद्धि, उत्पादन में बढ़ती लागत, प्रतिबंधात्मक व्यापार नीति, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें आती हैं। फिर आता है इसकी मांग में देखते हैं जनसंख्या वृद्धि का होना, शिथिल मौद्रिक नीति का होना, आर्थिक विकास, आय में वृद्धि, उपभोग की संरचना में परिवर्तन, डॉलर का अवमूल्यन, सट्टेबाजी और तरल जैव ईंधन का बढ़ता उत्पादन इसके संदर्भ में इसकी मांग है। अब आता है इसके संदर्भ में आगे की राय में देखते हैं कि आगे की राय के संदर्भ में आता है कि जलवायु अनुकूलन कृषि को अपनाना चाहिए, बेहतर मूल्य निगरानी का होना तथा विविधीकरण के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए तथा फसल रोग प्रबंधन होना, प्रौद्योगिकी के उपयोग में वृद्धि और फसल कटाई के बाद की अवसंरचना का निर्माण इसके संदर्भ में होता है। अब आता है कृषि मशीनीकरण के बारे में कि हाल ही में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति ने लघु एवं सीमांत किसानों के लिए कृषि मशीनीकरण में अनुसंधान और विकास पर एक रिपोर्ट जारी की हुई है। अब जानते हैं भारत में कृषि मशीनीकरण के बारे में कि कृषि मशीनीकरण का आशय उन मशीनों के उत्पादन और उपयोग से होता है जिसने कार्यों के लिए मानव एवं पशु की जगह इस्तेमाल किया गया है, जिसमें भारत में कृषि मशीनीकरण का स्तर 47% होता है। वहीं चीन में यह स्तर और ब्राजील में 59.5% और 75% है, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में ऐसे मशीनीकरण का स्तर बहुत अधिक है और पूर्वोत्तर राज्यों में यह स्तर नगण्य है। किसानों या कस्टम हायरिंग सेंटर द्वारा उपकरण या मशीनों की खरीद को मंजूरी प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभांतरण पोर्टल सिंगल विंडो के रूप में कार्य करता है और यह पोर्टल कृषि और किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। कृषि मशीनीकरण में चुनौतियों के संदर्भ में आता है कि यह मशीनीकरण की धीमी गति का होना, जिसमें समिति की रिपोर्ट के अनुसार 47% के वर्तमान स्तर में 75 से 80% के मशीनीकरण को हासिल करने में 25 वर्ष और लग सकते हैं। वर्तमान में ऐसा कोई इंजीनियरिंग कार्यबल उपलब्ध नहीं होता है जो किसानों को उनके ही स्थान पर मशीन का उपयोग करके दिखा सके और उन्हें प्रशिक्षण दे सके, मरम्मत और रखरखाव में मदद कर सके और उनका मार्गदर्शन प्रदान कर सके। औपचारिक अध्ययन के अभाव के संदर्भ में क्या देश में कृषि मशीनीकरण का आकलन करने के लिए अभी तक कोई औपचारिक अध्ययन नहीं किया गया है तथा एग्री इंजीनियरिंग या औपचारिक शिक्षा अभाव में क्या वर्तमान में कृषि इंजीनियरिंग निदेशालय केवल 2 राज्यों जिसमें मध्य प्रदेश और तमिलनाडु आता है। उद्योग विशिष्ट राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण कोड के अभाव में कि कृषि मशीनीकरण के लिए कोई विशिष्ट NIC कोड मौजूद नहीं होना चाहिए, जिसका अर्थ होता है कि एक अलग उद्योग के रूप में मान्यता प्रदान करना या
वर्गीकृत नहीं होता। बिजली तक पहुंच की कमी के कारण कृषि मशीनीकरण की गति धीमी करना तथा कृषि उत्पादकता में तीव्र वृद्धि नहीं हुई है और ऐसा विशेष रूप से लघु और सीमांत किसानों में कृषि उत्पादकता के मामले में देखा गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर पंजाब की प्रति हेक्टेयर में 6 किलोवाट विद्युत उपलब्धता होगी, जबकि मिजोरम में 0.7% किलोवाट प्रति हेक्टेयर होगा। अन्य चुनौतियों में जैसे जागरूकता में कमी का होना, सीमित अनुसंधान एवं विकास का होना, कुशल श्रमिकों की कमी तथा किसानों की निम्न आय आदि इसके संदर्भ में होता है। अब आता है कि कृषि मशीनीकरण के महत्व के बारे में, जिसमें पहला आता है उत्पादकता और लाभ में वृद्धि के संदर्भ में कि उपयुक्त उपकरणों के प्रयोग से कृषि उत्पादकता में 30% तक की वृद्धि की जाती है और इनपुट लागत में 20% तक की कमी की जाती है। फसलों की गुणवत्ता में सुधार होता है, जिसमें मशीनीकृत उपकरण सूक्ष्म व सटीक रूप से कार्य करते हैं, जिसमें फसलों की गुणवत्ता में सुधार होता है, काम के बोझ को कम करता है और दक्षता को बढ़ाता है तथा शिक्षित युवाओं के बाह्य प्रवास में सहायता मिलती है तथा संधारणीयता के संदर्भ में यह कृषि कार्यों के लिए आवश्यक भूमि, जल या ऊर्जा की मात्रा को कम करके संधारणीय कृषि को बढ़ावा दिया जाता है, इसके संदर्भ में होता है। अब आता है कृषि मशीनीकरण को बेहतर बनाने के लिए सरकारी पहलों में पहली आती है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि मशीनीकरण पर एक उप मिशन है जो 2014-15 में स्टार्ट हुआ था, जिसका उद्देश्य कृषि मशीनीकरण में प्रशिक्षण, उपयोग तथा राज्य सरकारों की सहायता करना होता है। साथ ही है कृषि मशीनीकरण में उपकरणों की खरीद में किसानों की सहायता करना भी इसका उद्देश्य रहता है। वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में विलय कर लिया गया हुआ है। स्वयं योजना के तहत CSC स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें सहायता से सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों में सब्सिडी प्रदान की जाएगी। केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में किसानों को रियायती दर पर कृषि मशीनरी उपलब्ध कराई जाती है। आगे की राह में देखते हैं कि यह कम लागत के छोटे उपकरणों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, सहायता इकाइयाँ स्थापित की जानी चाहिए, औद्योगिक रूप में मान्यता दी जानी चाहिए तथा स्थानीय नवाचारों को प्रोत्साहन कर दिया जाना चाहिए। वित्त पोषण में आसानी इसके अंतर्गत होनी चाहिए। अब आती है संबंधित सुर्खियों में देखते हैं कि हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रौद्योगिकी आधारित कई पहलें शुरू की गई प्रमुख पहलों में पहली आती है मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम पोर्टल के बारे में, जो एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है जो ब्लॉक या तालुका में ग्राम पंचायत स्तरों में स्वचालित मौसम स्टेशनों तथा वर्षा गैस द्वारा एकत्र किए गए हाइपर लोकल वेदर डेटा की देखरेख और उनका प्रबंधन या प्रोसेसिंग करती है। प्रौद्योगिकी पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली के बारे में कि यह एक प्रौद्योगिकी संचालित उपज अनुमान प्रणाली है जो ग्राम पंचायत स्तर पर सटीक उपज आकलन के लिए पद्धति, सर्वोत्तम कार्यप्रणाली और एकीकरण दृष्टिकोण को प्रदान करता है। डोर टू डोर नामांकन ऐप सहायता, यह ऐप किसानों के लिए फसल बीमा को अधिक सुलभ और सुगम बनाकर बाधा रहित पारदर्शी प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है, इसके संदर्भ में। अब आते हैं संक्षिप्त सुर्खियों के संदर्भ में कि इसमें क्रिप्टो परिसंपत्तियों से संबंधित गतिविधियों के लिए वैश्विक विनियामकी फ्रेमवर्क का होना, कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने क्रिप्टो परिसंपत्तियों में संबंधित गतिविधियों के लिए एक वैश्विक विनियामकी फ्रेमवर्क को अंतिम रूप दिया हुआ है। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य विनियामकी पर्यवेक्षी दृष्टिकोण को व्यापक बनाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुरूपता को बढ़ावा देना है। इसके क्रिप्टो परिसंपत्तियों बाजारों में हुई घटनाओं में सीख लेते हुए अनेक प्रावधान शामिल हैं। यह फ्रेमवर्क समान गतिविधियों, समान जोखिम, समान विनिमय के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसमें यह फ्रेमवर्क यह सुनिश्चित करता है कि यह क्रिप्टो संपत्तियों से संबंधित गतिविधियां स्टेबल कॉइन्स संगत और व्यापक नियमन से अधीन होता है, जिसमें इस फ्रेमवर्क के नियमन के लिए पर्यवेक्षण और निरीक्षण के लिए 2 उच्च स्तरीय सिफारिश शामिल हैं, जिसमें पहली आती है क्रिप्टो परिसंपत्ति संबंधी गतिविधियों के लिए, दूसरी आती है वैश्विक स्टेबल कॉइन व्यवस्थाओं के लिए। FSP में सिफारिशों के लिए 2 समूहों को निम्नलिखित 3 क्षेत्रों में मजबूत करने पर बल दिया गया है, जिसमें पहला आता है ग्राहक परिसंपत्तियों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करना, दूसरा आता है हितों के टकराव से जुड़े जोखिमों का समाधान करना, तीसरा आता है सीमा पार सहयोग को मजबूत करना होता है। सेंट्रल बैंक की डिजिटल मुद्राओं को इन सिफारिशों में शामिल नहीं किया गया है। क्रिप्टो परिसंपत्ति और स्टेबल कॉइन्स के बारे में कि यह क्रिप्टो परिसंपत्तियों निजी क्षेत्रों की डिजिटल परिसंपत्तियों से होता है, जिसमें मुख्य रूप से क्रिप्टोग्राफी, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ऐसी तरह की तकनीक पर निर्भर करती हैं। क्रिप्टो परिसंपत्तियों के बाजार में अलग अलग खंड होते हैं, जिसमें ऐसी क्रिप्टो परिसंपत्तियां जो मूल्य के लिए किसी संबंधित या समर्थित परिसंपत्ति पर निर्भर नहीं होती हैं, जैसे बिटकॉइन, स्टेबल कॉइन्स और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस आती हैं। स्टेबल कॉइन्स ऐसी क्रिप्टो करेंसी होती है जिनका मूल्य किसी अन्य परिसंपत्ति की कीमतों से तय होता है। अब आता है
वित्तीय स्थिरता बोर्ड के बारे में किया है। बोर्ड जो क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो परिसंपत्तियों से संबंधित गतिविधियों की एक वैश्विक विनियामकीय फ्रेमवर्क है। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके बारे में जानते हैं कि इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड बेसेल स्विट्जरलैंड में है तथा यह 2009 में G20 के तत्वाधान में स्थापित किया गया था। इसके बारे में यह एक वैश्विक वित्तीय प्रणाली की निगरानी आवश्यक सिफारिश करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें केंद्रीय वित्त बैंक के वित्त मंत्री G20 के देशों के सुपरवाइजरी अधिकारी इसके सदस्य होते हैं, जिसमें भारत भी इसका सदस्य है। इसका उद्देश्य वित्तीय प्रणालियों को मजबूत करना तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों की स्थिरता को बढ़ावा देना होता है। अब आता है कि वैश्विक न्यूनतम कर के बारे में, ग्लोबल मिनिमम टैक्स के बारे में, कि भारत सहित 138 देशों और अधिकार क्षेत्रों में वैश्विक कर समझौते को लागू करने के लिए ऐतिहासिक कदम पर कदम सहमति व्यक्त की गई। आर्थिक सहयोग विकास संगठन में देशों की कर चोरी और कॉरपोरेट कर परिहार को रोकने के लिए सक्षम बनाने के लिए कदम उठाया जा रहा है, जिसमें OECD ने 2013 में आधार क्षरण और लाभ हस्तांतरण की परियोजना शुरू की हुई है। BEPS अंत बहुराष्ट्रीय उद्यमों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक नियोजन रणनीति है और ये कंपनियां कर को भुगतान करने के बचने के लिए कर नियमों, खामियों, अलग अलग देशों के नियमों में अंतर को फायदा उठाती हैं। OECD का अनुमान है कि यह कॉरपोरेट द्वारा कर परिहार के लिए देशों को वार्षिक रूप से 100 से 240 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक नुकसान हो रहा है। BEPS परियोजना का एक प्रमुख हिस्सा अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से उत्पन्न होने वाली सभी संबंधित चुनौतियों का समाधान करना होता है। BEPS पर OECD या G20 समावेशी ढांचे में पिलर टू पिलर या 2 पिलर समाधान प्रणाली किए गए हैं, जिसमें यह सुनिश्चित करता है कि यह बड़े MNE उन देशों तथा अधिकार क्षेत्रों में कर का भुगतान करेंगे जहां भी प्रचालन में होते हैं। पिलर 1 के तहत सबसे बड़े सर्वाधिक लाभ अर्जक MNEs एक निर्धारित लाभ मार्जिन से ऊपर के मुनाफे का 25% उन बाजार अधिकार क्षेत्रों में फिर से आवंटित करेंगे जहां उपयोगकर्ता ग्राहक मौजूद होते हैं। और पिलर 2 में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है जिनमें MNE कम से कम 15% की दर से वैश्विक न्यूनतम दर का भुगतान करें तथा भले ही अधिकार क्षेत्र कोई भी हो या जहां मुनाफा दर्ज किया जा सकता है। GMT 2024 से लागू होगा तथा यह 2025 तक 450 मिलियन यूरो की अधिक राजस्व वाली लगभग 90% बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस कर के अधीन होगी। अब आता है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के बारे में, जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और इसका उत्पत्ति एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर हुई जिसकी स्थापना 1961 में हुई और इसे यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के स्थान पर गठित किया गया था। इसका उद्देश्य या मोटो यह बेहतर जीवन के लिए बेहतर नीतियां हैं जो इन नीतियों का आकार देता है तथा यह सभी के लिए समृद्धि, समानता तथा अवसर कल्याण को बढ़ावा देता है। इसमें भारत OECD के प्रमुख साझेदारों में से एक है लेकिन इसका सदस्य नहीं है। अब आता है डिजिटल व सतत व्यापार सुविधा पर वैश्विक सर्वेक्षण के बारे में कि एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग ने डिजिटल व सतत व्यापार सुविधा पर एक वैश्विक सर्वेक्षण जारी किया हुआ है। यह प्रत्येक 2 वर्ष में जारी किया जाता है और यह सर्वेक्षण व्यापार को सुविधाजनक बनाने हेतु अलग अलग देशों द्वारा अपनाए जाने वाले उपायों से संबंधित है। इस वैश्विक सर्वेक्षण में विश्व व्यापार संगठन ने व्यापार सुविधा समझौते के साथ साथ लगभग 60 व्यापार सुविधा उपायों का एक सेट भी शामिल है तथा व्यापार सुविधाओं के उन उपायों के लिए 11 उपसमूह में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पारदर्शिता, औपचारिकताएं, संस्थागत व्यवस्थाएं या सहयोग, पारगमन सुविधा, पेपरलेस व्यापार, सीमा पार पेपरलेस व्यापार, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए व्यापार सुविधा, कृषि व्यापार सुविधा में महिलाएं, व्यापार सुविधा के लिए व्यापार और वित्त और संकट के समय व्यापार सुविधा है। भारत के संदर्भ में रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो इसमें देखते हैं कि भारत का स्कोर 2021 में 90.32% से बढ़कर 2023 में 93.55% हो गया है और इस सर्वेक्षण में भारत में दक्षिण एशिया क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला देश रहा है, जो भारत का समग्र स्कोर कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे कई विकसित देशों से अधिक है। भारत ने 4 प्रमुख क्षेत्रों में 100% के पूर्ण स्कोर को हासिल कर लिया है, जिसमें पारदर्शिता, औपचारिकताएं, संस्थागत व्यवस्था, सहयोग और पेपरलेस व्यापार होता है तथा व्यापार सुविधा में महिलाएं घटक में भारत के स्कोर में पर्याप्त सुधार हुआ है, जिसमें 2021 में यह 66.7% से बढ़कर 2023 में 77.8% हो गया। भारत के स्कोर में सुधार में मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलों के कारण संभव हुआ है, जिसमें तुरंत कस्टम का होना, व्यापार की सुविधा के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस का होना और प्री अराइवल डेटा प्रोसेसिंग होना व ई संचित या समन्वित सीमा प्रबंधन आदि होता है। एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग होता है, जिसका मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में है, जिसकी उत्पत्ति एशिया और सुदूर पूर्व के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सहयोग के रूप में 1947 में की गई थी तथा यह 5 क्षेत्रीय आयोगों में से एक है, जिसमें 53 सदस्य देश और 9 एसोसिएट सदस्य हैं, जिसमें भारत भी इसका सदस्य है।
अब आता है ए वर्ल्ड अपडेट रिपोर्ट के बारे में कि व्यापार और विकास को संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की ए वर्ल्ड रिपोर्ट नाम से एक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है और यह सार्वजनिक ऋण सरकार द्वारा अपनी विकास संबंधी गतिविधियों में दिए गए उधार की कुल राशि होता है, जिसमें सरकार की कुल देनदारियां भी शामिल होती हैं। अब जानते हैं अंकटाड के बारे में कि अंकटाड की स्थापना कब हुई थी। अंकटाड की स्थापना 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय के रूप में की गई थी। इसकी जैन मुख्यालय जेनेवा में है। इसके सदस्यों की संख्या 195 में है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समूह का एक भाग है। अंकटाड द्वारा जारी की गई अन्य रिपोर्ट्स में आता है कि व्यापार और विकास रिपोर्ट, डिजिटल अर्थव्यवस्था की रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट इसके अंतर्गत आती है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो इसमें पहला आता है कि वैश्विक सार्वजनिक ऋण 2000 के बाद से 5 गुना से अधिक बढ़ गया और 2022 में 92 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। पिछले दशक में विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों की ऋण में तेजी से वृद्धि की गई है तथा वर्तमान में आधे विकासशील देशों में सकल घरेलू उत्पाद में 1.5% से अधिक को अपने सरकारी राजस्व का 6.9% प्रारंभिक शिक्षा और स्वास्थ्य की तुलना में ब्याज भुगतान पर खर्च कर सकते हैं। सार्वजनिक ऋण में वृद्धि में पीछे कारक में किया कोविड-19 महामारी, जीवन यापन की लागत संकट तथा जलवायु परिवर्तन आदि के कारण उत्पन्न विविधताओं से निपटने में बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, जो व्यय विकासात्मक खर्चों से अलग होता है। वैश्विक ऋण बोझ में कम करने की रूपरेखा की ऋण की उच्च लागत और ऋण संबंधी संकट के बढ़ते जोखिमों को निपटना चाहिए। संकट के समय आकस्मिक वित्त का विस्तार करने और अधिक तरलता प्रदान करनी चाहिए। अब आता है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के बारे में कि हाल ही में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में सभी बैंकों और निजी क्षेत्रों के पास बैंकों में MSSC 2023 को लागू व संचालित करने की अनुमति दे दी है। इसका उद्देश्य भारत में युवा लड़कियों तथा महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है और साथ ही है वित्तीय समावेशन या महिला सशक्तिकरण के बढ़ावा देना इसका भी उद्देश्य है। इसकी विशेषताओं को जानें कि यह एक लघु बचत योजना है। यह डाकघरों, पात्र अनुसूचित बैंकों के जरिए इसकी सदस्यता ग्रहण की जाती है और इस योजना में 2 वर्ष की अवधि के लिए 31 मार्च 2025 या उसके पहले खाता खोला जा सकता है। इसकी पात्रता MSSC योजना के तहत कोई महिला स्वयं के लिए और नाबालिग लड़की के मामले में उसे अभिभावकों द्वारा खाता खोला जा सकता है। इसकी ब्याज दर में जमा की गई राशि 7.5% की दर से ब्याज दिया जाएगा। निवेश करने की निर्धारित सीमा इसमें न्यूनतम 1000 रुपये है तथा 100 से गुणा करने पर कोई भी राशि निवेश की जाती है और अधिकतम सीमा 2 लाख रुपये है। परिपक्वता अवधि इसमें राशि के लिए परिपक्वता अवधि खाता खोलने के बाद से 2 वर्ष की होती है तथा धन की निकासी में यह 1 वर्ष की समाप्ति तक है तथा इसका कराधान महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के साथ सभी मौजूदा आयकर प्रावधानों के अनुसार कार्ययोग्य होगी। हालांकि यह योजना के तहत TDS नहीं काटा जाएगा। अब आता है ट्विन बैलेंस शीट की समस्या के संदर्भ में कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ट्विन बैलेंस शीट समस्या से बाहर निकल गई है तथा इस शीट की समस्याओं में यह बैंकों और दोनों की पहलों की संकटग्रस्त बैलेंस शीट है, जो तब कंपनियों को कर्ज का बोझ अधिक था लेकिन उसे चुकाने के लिए उसके पास पर्याप्त धन नहीं था और उस समय बैंक की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की बोझ तले दबी हुई थी, जिसे 2016-2017 में NPA के लगभग 12% तक पहुंच की गई थी। अब आता है जॉइंट बैलेंस शीट को समाप्त या समस्या को हल करने के लिए उठाए गए कदम के बारे में, जिसमें 4R रणनीति के बारे में, जिसमें पहला R रिकॉग्नाइजेशन, दूसरा R रिकैपिटलाइजेशन, तीसरा R होता है रिसॉल्विंग और चौथा R होता है रिफॉर्मिंग के बारे में। रिकॉग्नाइजेशन जो NPA की समस्याओं को पहचानना होता है, रिकैपिटलाइजेशन जिसमें बैंकों का पुनर्पूंजीकरण करना, बैंकों की समस्याओं को सुधारना रिसॉल्विंग और बैंकों में सुधार करना रिफॉर्मिंग होता है। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के बारे में, यह 16 के तहत बनाई गई है। RBI ने बैंकों को बड़े ऋणों की जानकारी साझा करने और सक्षम बनाने के लिए सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स की शुरुआत की हुई है। अब आता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में ट्विन बैलेंस शीट की समस्या का एक मानक पथ का अनुसरण करती है, जिसमें यह अर्थव्यवस्था की कंपनियां तेजी के दौरान आर्थिक निवेश और उनका अपना विस्तार करती हैं, जिसमें कर्जदारित्व की भी बढ़ जाता है, जिन्हें चुकाने में भी असमर्थ हो जाती हैं और इस कारण कंपनियों में अपने ऋणों के भुगतान में चूक करती हैं। इससे बैंक की बैलेंस शीट खराब हो जाती है और ऋण देने की उनकी क्षमता भी सीमित हो जाती है। हालांकि यह हालिया वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार बैंकों तथा कॉरपोरेट सेक्टर दोनों की बैलेंस शीट मजबूत हुई है, जिससे भारत ट्विन बैलेंस शीट की लाभ की स्थिति पर भी पहुंच सकता है।
अब आता है केंद्रीकृत सूचना प्रणाली के बारे में कि आरबीआई ने केंद्रीकृत सूचना प्रणाली शुरू की हुई है। अगली पीढ़ी का डेटा वेयर हाउस होता है। यह एक बेहतर प्लेटफॉर्म है जो माइनिंग, टेक्स्ट माइनिंग तथा सांख्यिकी विश्लेषण करेगा। यह बेहतर आर्थिक विश्लेषण तथा बिग डेटा प्रवाह के प्रबंधन की सहायता से मौद्रिक नीति निर्माण में सुधार करेगा तथा सार्वजनिक उपयोग में अधिक डेटा उपलब्ध कराएगा तथा बाहरी उपयोगकर्ताओं में किए गए ऑनलाइन सांख्यिकी विश्लेषण में भी सहायता प्रदान करेगा। आरबीआई ने 2022 में अपना पहला उद्यम व्यापी डेटा वेयरहाउस केंद्रीय डेटाबेस प्रबंधन तंत्र स्थापित किया हुआ है। प्रोजेक्ट वेब के बारे में, यह इंडियन बैंक ने अपनी डिजिटल रूपांतरण पहल प्रोजेक्ट वेब वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस के तहत नई सेवाओं को शुरू किया हुआ है। इसमें नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से शुरू किया गया और इसके तहत पारंपरिक कागज आधारित प्रक्रियाओं को आसान बनाने और इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी की सेवा शुरू करने के लिए किया गया। निर्यात तैयारी सूचकांक के बारे में, यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया तीसरा संस्करण है जिसे इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव के सहयोग से जारी किया गया है। इसमें वित्त वर्ष 2022 में भारत के निर्यात प्रदर्शन का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है जिसमें ईपीआई के प्रमुख 4 संकेत स्तंभ है जिसमें नीति, व्यवसाय पारितंत्र, निर्यात पारितंत्र और निर्यात प्रदर्शन होता है। ईपीआई के राज्यों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जिसमें तटीय राज्य, स्थलरुद्ध राज्य, हिमालयी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। सूचकांक के प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालें तो उसमें पहला आता है कि यह तटीय राज्यों ने अच्छा प्रदर्शन किया हो और इसमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। फिर आता है स्थलरुद्ध राज्यों में हिमालयी, केंद्र शासित प्रदेशों, छोटे राज्यों जिसमें हरियाणा, उत्तराखंड, गोवा शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हों। देश में यह 99% से अधिक जिलों में एक उत्पाद योजना के अंतर्गत शामिल है जिसमें निम्नलिखित चुनौतियां हैं जिसमें देश के कई क्षेत्रों में हवाई कनेक्टिविटी का अभाव होना, अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में निम्न प्रदर्शन रहा है, निर्यातकों के लिए क्षमता निर्माण हेतु कार्यशाला का आयोजन नहीं किया गया तथा विश्वसनीय आंकड़ों की कमी आदि इसके संदर्भ में होता है। अब इसकी सिफारिशों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थान विशिष्ट रणनीतियां हैं जिसमें निर्यात बाजारों का विविधीकरण और एफटीए का उपयोग करके विदेशी बाजार का लाभ उठाना है। आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमेटिव, वस्त्र और नवीनीकरण ऊर्जा जैसी उच्च विकास वाले क्षेत्रों की पहचान की गई तथा डेटा उपलब्धता को सुधार करना इसके संदर्भ में प्रमुख सिफारिशें की गई हैं। अब आते हैं इसके संदर्भ में आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना, यहाँ से हम सेकंड पार्ट में करेंगे। साथ ही सुरक्षा से संबंधित टॉपिक को भी फिनिश करेंगे जो कि 3-4 टॉपिक ही उसके अंतर्गत आएंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।